ओके, सो दिस इज़ लेक्चर 7 एंड द लास्ट लेक्चर। तो मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और नेट एक्सेलरेशन के बारे में बताया था। और मैंने आपको फॉर्मूला बताया था AC यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का v²/r। ठीक है, तो आज हमको प्रूफ करना है वो चीज़। सो हम UCM लेके चल रहे हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसका मतलब क्या है, हमारा मॉड v कांस्टेंट है। मॉड v कांस्टेंट है मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं है, सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। तो ये हमारा अजम्पशन है दैट वी आर कंसिडरिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इज इट क्लियर? ठीक है, तो एक सर्कल लिया है। ओके, पहले इस पॉइंट पे, फर्स्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी v1 है। ओके, फिर कुछ डिस्टेंस ये कवर करती है एंड कुछ थीटा कवर करती है और उसके बाद इसकी वेलोसिटी v2 है। v1 और v2 में सिर्फ डायरेक्शन का डिफरेंस है, इनका मॉड सेम है क्योंकि हमने ये तो अज्यूम किया है। ठीक है, वेरी गुड। नाउ अब ये जो है डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हमने डी थीटा लिया है एंड इस लीनियर डिस्प्लेसमेंट को हमने डी एस लिया है। इज दिस क्लियर? डी थीटा एंड डी एस। ओके, सो उसके बाद अब देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, ये बड़ा मेथड है, इसके बाद एक छोटा मेथड होगा, तो फर्स्ट मेथड पे कंसंट्रेट करते हैं। ये जो v1 है इसको मैंने इधर लेके लिख दिया। मैंने आपको बताया कि एक प्लेन में आप किन्हीं भी वेक्टर्स को घुमा सकते हो अगर आप उनकी डायरेक्शन और लेंथ चेंज ना करो। मतलब अगर मैंने ये इधर ड्रॉ किया तो मैं कहीं पर भी और ड्रॉ कर सकती हूँ, लेंथ बगैर चेंज किए एंड एंगल बगैर चेंज किए। ठीक है, तो ये मैंने v1 इधर लिख दिया। उसी तरीके से ये जो v2 है वो मैंने इसके साथ ड्रॉ कर दिया। ओके, v1 एंड v2 मैंने इधर अलग से ड्रॉ कर दिया। नाउ अब इसके बीच में जो एंगल है वो d थीटा है, तो इसके बीच में जो एंगल होगा वो भी d थीटा होगा। वाई? बिकॉज देखो, ये जो v1 है वो इस r के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ये हमको पता है। एंड ये जो v2 है ये भी इनके बीच में परपेंडिकुलर है। जब v1 और v2 के परपेंडिकुलर्स के बीच में एंगल d थीटा है तो v1 और v2 के बीच में भी एंगल d थीटा ही होगा। ये थोड़ी सी ज्योमेट्री करके देखोगे हो जाएगा। ठीक है, अगर किन्हीं दो लाइंस के परपेंडिकुलर के बीच में जो एंगल होता है उन दो लाइंस के बीच में भी वही एंगल होता है। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो अब ध्यान से देखेंगे, इधर ये v1 ड्रॉ किया है, ये v2 ड्रॉ किया है एंड इनके बीच का डिफरेंस हमने ले लिया dv। ठीक है, dv। अब ध्यान से देखो, ये हमें ट्राइंगल लॉ जैसा दिख रहा है। अगर ट्राइंगल होता तो हम कैसे लिखते, जैसे अगर हम बोलते हैं ये सेम ऑर्डर में जा रहे हैं तो जो ऑपोजिट ऑर्डर में जाता है वो इनका क्या होता है, सम होता है, वेक्टर सम। तो ये 1, 2 और 3 है तो हम बोलते हैं 1 + 2 = 3, जिसका ऑर्डर ऑपोजिट होता है। ठीक है, तो उसी तरीके से इधर जरा देखो, ये v1 है, फिर ये dv है और v2 का ऑर्डर ऑपोजिट है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं दैट वेक्टर v1 प्लस वेक्टर dv इज इक्वल्स टू वेक्टर v2। इज दिस क्लियर? इतना क्लियर है? ये ट्राइंगल लॉ से लिख दिया, तो यहां से हमको मिल गया दैट dv इज इक्वल्स टू v2 माइनस v1। दिस इज योर फर्स्ट थिंग। ठीक है, तो देखो अब हमको दो ट्राइंगल्स मिले। जैसे ये हम सर्कुलर मोशन की बात कर रहे थे कि यहाँ पर इसका v1 है, दिस इज योर v2, यहाँ पर वेलोसिटी, इनका रेडियस r है और ये d थीटा है। ठीक है, अगर ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो बहुत ही छोटा हो जाए, अगर ये जो चीज़ होती है कर्व चीज़ बहुत छोटी हो जाती है तो वो उस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए लीनियर की तरह ट्रीट होती है। ठीक है, तो ये जो ds है हम इसको इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं उस कर्व की जगह जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट था। ठीक है, एंड ये आपका दूसरा ट्राइंगल था जो अभी आपने निकाला था, v1 प्लस dv इज इक्वल टू v2। तो हमें पता है अब हम मॉड के टर्म्स में अगर बात करें तो हम v एंड dv लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मॉड तो सेम है। इज दैट क्लियर? ऑल राइट, तो ये दो ट्राइंगल्स मिल गए। समझ आ गया कहाँ से आए दो ट्राइंगल्स? ये तो हमने ड्रॉ किया था और ये वाला ये हमने सर्कल से लिया था, इस वाले। ठीक है, अब ध्यान से देखोगे तो ये जो है ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। कैसे सिमिलर है? देखो, इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो d थीटा है, इनकी ये साइड सेम है और ये साइड सेम है, तो हम इसे SAS क्राइटेरियन से बोल सकते हैं कि जो ट्राइंगल है वो सिमिलर है। ठीक है, अगर ट्राइंगल सिमिलर हुआ तो क्या हम लिख सकते हैं दैट ds/r इज इक्वल टू dv/v। ठीक है, कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो भी इक्वल होता है अगर ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो। ठीक है, तो हमें ये चीज़ मिल गई फाइनली, दैट ds/r इज इक्वल टू dv/v, सिमिलैरिटी कंडीशन से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड dt से डिवाइड कर दो। सो हियर इट विल बी
ds/r/dt एंड योर dv/v/dt, ठीक है। अब इधर ध्यान से देखो, क्या ds/dt डिस्प्ले रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज वेलोसिटी, तो इसको v से लिख दिया अपॉन r एज इट इज। एंड क्या dv/dt आपका एक्सेलरेशन होता है, तो इसको a लिख दिया, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, v/r इज इक्वल टू a/v, यानी a इज इक्वल टू v²/r। यही आपका फर्स्ट डेरिवेशन था। इज दैट क्लियर? हमने क्या किया है, इसको सिमिलैरिटी से प्रूफ किया है। एक सर्कल लिया, रेडियस मार्क किया, बीच का एंगल d थीटा था, इस पॉइंट पे वेलोसिटी v1 थी, इस पे v2 थी, ठीक है। तो अब हमने दो ट्राइंगल्स लिए, एक तो यही ट्राइंगल ले लिया, एक ये v1 और v2 वेक्टर्स शिफ्ट करके एक ट्राइंगल लिया है, दोनों को कंपेयर किया है एंड रेस्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू। ओके, सो दिस वाज अ लिटिल लेंथी मेथड। अब हम थोड़ा डायरेक्ट मेथड करते हैं। सेकेंड मेथड डायरेक्ट मेथड है। अजम्पशन अभी भी वही है जो पहले थी, दैट योर मॉड v इज कांस्टेंट। मॉड v कांस्टेंट है, मतलब मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, डायरेक्शन चेंज होगी, क्योंकि हम सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं। अगर v आपका कांस्टेंट है तो आपका ओमेगा भी कांस्टेंट होगा। व्हाई? बिकॉज यू नो दैट v इज इक्वल टू r ओमेगा। v r ओमेगा होता है। रेडियस तो किसी सर्कुलर मोशन का फॉर अ पर्टिकुलर सर्कुलर मोशन कांस्टेंट रहता है, तो r इज योर कांस्टेंट, v कांस्टेंट है तो ओमेगा भी कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो हमको क्या मिल गया कि हम अजम्पशन अगर लेके चलते हैं दैट इज मॉड v इज कांस्टेंट, तो ओमेगा भी कांस्टेंट होगा, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, v इक्वल्स टू r ओमेगा होता है, वी आर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स बाय dt विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो dv/dt इज इक्वल्स टू dr ओमेगा बाय dt। अब चूंकि आपका ओमेगा कांस्टेंट था, इसीलिए हम उसको डिफरेंशिएशन के बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। अगर ओमेगा कांस्टेंट नहीं होता, मतलब ओमेगा कुछ इस तरीके से हमने क्वेश्चन किए, इफ योर ओमेगा इज 2t² + 1, तो क्या करोगे, ठीक है, डिफरेंशिएट करते हो, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करते हो। तो अभी तो आप इसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट नहीं कर सकते बिकॉज इट इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम। बट इस पर्टिकुलर केस में जब हमने ये अजम्पशन लिया व्हेन योर v इज कांस्टेंट, तो ओमेगा कांस्टेंट आ गया और इसीलिए हम इसको डिफरेंशिएशन के साइन के बाहर निकाल सकते हैं। इज दिस क्लियर? सो dv/dt इज इक्वल टू ओमेगा dr/dt। ओके, नाउ dv/dt, नाउ यू टेल मी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इधर आपका मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, तो जो चेंज आया है dv/dt वो सिर्फ डायरेक्शन में आया है, और जब भी डायरेक्शन में चेंज आता है वेलोसिटी के, तो कौन सा एक्सेलरेशन पिक्चर में आता है, ac, ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो इसलिए इधर dv/dt को ac लिखा है, क्योंकि यहाँ पे टेंजेंशियल तो है ही नहीं, तो नेट एक्सेलरेशन भी ac के इक्वल ही होगा। इज दिस क्लियर? तो स्टेप में ac लिखा है। एंड dr/dt क्या होता है, v, तो ac आपके पास क्या आ गया, wv, ठीक है, wv। नाउ यू टेल मी कि हमको पता है v क्या लिख सकते हैं हम, v को हम लिख सकते हैं ओमेगा r, तो एक तो फॉर्मूला आ गया ac इज इक्वल टू ओमेगा²r, ठीक है। और दूसरा हमारे पास आ गया ac इज इक्वल टू wv। एक बार हमने v को रिप्लेस किया, एक बार अब हम w को रिप्लेस करते हैं। अगर हम इस रिलेशन से w को रिप्लेस करें तो ac क्या आ जाएगा, w की जगह v/r इंटू v, तो ac कितना हो गया, v²/r। इज दिस क्लियर? ठीक है, सो दिस वाज द डेरिवेशन।